नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी देख ली बढ़िया से अच्छे से। अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक नई टर्म है, ठीक है क्या? देखिए बेसिकली है क्या कि दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। एक कूलम की अप्रोच थी, चार्ज के बीच में सीधा इंटरेक्शन। दूसरा फील्ड अप्रोच थी। फील्ड अप्रोच आपकी हमारी पहले भी बात हुई है। फील्ड अप्रोच तो फैराडे ने जो दी थी, ठीक है। और भी कई लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप से रहा। थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग रहा। कुछ लोगों ने, जैसे आपने 11th में पढ़ा, किसी क्वेश्चन को हम एनएलएम से बेहतर कर सकते हैं, किसी को वर्क बाय एनर्जी से कर सकते हैं, किसी को मोमेंटम से कर सकते हैं। तो वैसे ही गॉस जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू समझाया, ठीक है। हम इस टॉपिक के बाद गॉस लॉ पे आएंगे, लेकिन उस पे आने से पहले ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गॉस ने इस टर्म को यूज करके चीजों को समझाया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म बनाई उन्होंने, उनका था इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू चीजों को समझाना। तो उनका था कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है, उस लाइंस के नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म, जो कि उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये तो हो गया कि किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ थोड़ा सा आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, इससे और इस रूम में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, एक पॉइंट से या एक एरिया से हमें पता है कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है। तो इस शीट पे मुझे पता है इस सरफेस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी, तो फ्लक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आई, या नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू इनफाइनाइट आई। नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू तो इनफाइनाइट आई, लेकिन फ्लक्स, इसलिए मैंने कहा कि फ्लक्स इज नॉट द नंबर ऑफ लाइंस, ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में, ठीक है। तो इससे कितनी लाइंस पास कर रही है, ठीक है। अब ये तो मैंने यहां लिख ही दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। अब अलग अलग केसेस पे बात करते हैं। अब ये तो हो गया टेक्निकली, सिर्फ डेफिनेशन वाइज। मैथमेटिकली कैसे बनाया कि किसी सरफेस, जैसे मान लीजिए सरफेस है, इसका एरिया ए है, सरफेस है, इसका एरिया है ए, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस रूम में अवेलेबल है उसके कारण इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे वो टर्म बनाए, लाइंस तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो कैसे वो टर्म बनाए, तो एक चीज देखिए, एक सिंपल, अगर मैं यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया, अगर मैं सरफेस को ऐसे रखता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूम में मैं परमानेंटली मान रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और अगर मैं सरफेस को ऐसे रखता हूँ तो आप देखेंगे नंबर ऑफ लाइंस अच्छी खासा अमाउंट में यहाँ से पास कर रही है। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को ऐसे कर दूं, जैसा डायग्राम 2 में है, अगर मैं सरफेस को ऐसे कर दूं तो लाइंस ऐसे हैं, ये लाइंस इस सरफेस को कट करते हुए नहीं जा रही, यहां से इसके भले ही पैरेलल है, ठीक है, लेकिन इससे कट करते हुए नहीं जा रही, इस सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन 0 होंगी। यहां की बात करूं, मैं वापस समझा देता हूं, यहां पे अच्छी खासी लाइंस पास करी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूम में इस डायरेक्शन में, तो अच्छी खासी लाइंस पास करी होंगी, और इस केस में लाइंस यहां से पास नहीं करी होगी, इस सरफेस के थ्रू पास नहीं करी होगी। और बेहतर तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल से लेता हूं, मान लीजिए सरफेस ऐसे, सामने से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अगर मैंने ये रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे रखी है, सामने से लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट, तो मुझे बताइए इस रेक्टेंगुलर सरफेस की शेडो कैसी बनेगी। शेडो आप देखेंगे एक रेक्टेंगल बनेगा। शेडो का मतलब क्या हुआ, शेडो मतलब परछाई जो बनी है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट इसने रोक ली, ये लाइट इस सरफेस ने रोक ली, तो ये लाइट, इतने लाइट रेज इसने रोक ली है इस एरिया की। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो आप देखेंगे शेडो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जो इस पेपर की थिकनेस होगी उतनी ही बनेगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बनेगी, मतलब इसने नेग्लिजिबल, मतलब लाइट रे को रोका, वो भी इसकी थिकनेस के कारण, और थिकनेस में 0 मान लूंगा तो शेडो भी 0 ही हो जाएगी, और लाइट रे को बिल्कुल नहीं रोका होगा उसने। तो जैसे जैसे मैं इसे घुमाता जाऊंगा आप देखेंगे शेडो का एरिया भी चेंज होता जाएगा, मतलब नंबर ऑफ
लाइट रेस भी डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है, और इस केस में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से हमें ऐसी टर्म बनानी है जो जो कि अलग अलग कंडीशंस में हमें नंबर ऑफ लाइंस का सही प्रोपोर्शन में रिलेशन दे दे। अब एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो पहली चीज से स्टार्ट करते हैं कि किस किस के ये फ्लक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या टर्म है। पहली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है। अब इस फ्लक्स को मैं मैथमेटिकली डिजाइन करने जा रहा हूं, ठीक है। ये सरफेस है, सामने से इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही है। अच्छा, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माना था मैंने, अब ऐसे मान रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही है, एरिया में यही रखता हूं ना, तो मैं पेपर का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था। मैं पेपर का ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा, सीधा रख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, एरिया यही है। अब इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब अगर इस पूरे रूम में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे रूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे बताइए इस पेपर से अगर फ्लक्स x जा रहा है, इस पेपर से इलेक्ट्रिक लाइंस के नंबर में थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं x, तो अगर मैं इस पेपर को डबल कर दूं, अब बताइए मुझे इन दोनों से मिला के कितना फ्लक्स जाएगा। ओरिएंटेशन सेम रखा है मैंने, इस पेपर को ओपन कर दिया, बस ये पेपर ओपन हो गया है, ठीक है। मैंने एरिया डबल कर दिया इस सरफेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रूम में यूनिफॉर्म है, तो अगर एक सरफेस से एक्स जा रहा है तो इससे भी एक्स जाएगा, क्योंकि पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। तो इससे एक्स लाइन्स तो इससे भी एक्स लाइन्स, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 2x। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा फ्लक्स होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक चीज़ तो मुझे मिल गई। सेकेंड चीज़, चलिए अब फिर मैंने सरफेस ऐसे रखी। अच्छा, क्या देख चुके हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिएंटेशन सेम रखते हुए अगर एरिया को डबल किया तो नंबर ऑफ लाइंस भी यहाँ से जो पास कर रही है वो डबल हो गई। मतलब ये फ्लक्स नाम की जो टर्म है ये एरिया के प्रोपोर्शनल है। सेकंड चीज़ है कि मैंने ओरिएंटेशन यही रखा, एरिया भी यही रखा, लेकिन मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ रूम में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 100 था, अब मैंने उसे 200 कर दिया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ही डबल कर दिया। यूनिफॉर्म है लेकिन डबल कर दिया, 100 था तो 200 कर दिया। अब अगर 100 था इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लीजिए इससे लाइंस जा रही थी x, तो 200 पे कितनी जा रही होगी। अब बोलेंगे सर 200 पे कैसे पता करेंगे, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी बनाई थी कि लाइंस की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डबल होगा तो लाइन की डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, मतलब उसी एरिया में डबल लाइंस आएंगी। तो अगर मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 100 से 200 कर दिया तो इन द सेम एरिया नंबर ऑफ लाइंस डबल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ट्रिपल करूंगा तो लाइंस भी इसी एरिया से ट्रिपल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फ्लक्स नाम की टर्म, ये टर्म जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है। अब एक और चीज हम देखते हैं, हम नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात किया था ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था अगर ऐसे ओरिएंटेशन है तो फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है, लेकिन ऐसे ओरिएंटेशन है तो फ्लक्स जीरो है, और ऐसे है तो मैक्सिमम और जीरो के बीच में कोई वैल्यू है, मतलब एंगल पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो अब और प्लस लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन, फ्लक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो इन सब को अब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, अब बस हमें इन्हें ऐड ऑन करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो मैं कह चुका हूं फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड एक अगला स्केलर, क्योंकि ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एरिया है, ये एक सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अच्छा अब मैं जनरल केस ले रहा हूं, ये दो तो स्पेशल केस थे, कौन से, ये दो स्पेशल केस थे, इसमें फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा था और इसमें फ्लक्स जीरो। अब मैंने ऐसा केस लिया, इसमें ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इस सरफेस का एरिया ए है। अच्छा अभी हम कन्वीनियंसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैंने कहा एक तो ई के प्रोपोर्शनल होगा, एक एरिया के प्रोपोर्शनल होगा,
और एक थीटा पे डिपेंडेंट होगा और स्केलर टर्म चाहिए। तो इससे जाने वाला फ्लक्स स्केलर टर्म चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है और मुझे वेक्टर से क्या लाना है? स्केलर। तो मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया, देखिए जरूरत पड़ने पे हम बहुत सारी चीजें नए टूल्स बनाते हैं। एरिया को भी हम वेक्टर बनाने जा रहे हैं। एरिया को वेक्टर, आप बोलेंगे सर एरिया वेक्टर? बिल्कुल, जैसे ये शीट है, इसका एरिया मान लीजिए ये साइड है 4 और ये है 2, तो इसका एरिया आएगा 8। तो आप बोलेंगे सर 8 मीटर स्क्वायर ही तो हुआ एरिया। हम और मैंने कहा ना धीरे धीरे आप मैथ्स में बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमने इसको वेक्टर, एरिया को वेक्टर बनाया। और कैसे? तो वेक्टर कैसे? तो आप बोलेंगे सर वेक्टर तो मतलब डायरेक्शन भी होनी चाहिए। बिल्कुल आएगी डायरेक्शन। इस सरफेस का एरिया अगर 8 मीटर स्क्वायर है और उसकी डायरेक्शन है ये, आप बोलेंगे सर कैसे? ये हमने माना है कन्वेंशन के, हाँ एरिया को वेक्टर बना रहे हैं जरूरत पे। अच्छा जरूरत पे क्यों? मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ई, दूसरी क्वांटिटी जिस पे फ्लक्स डिपेंड है वो है एरिया, और मुझे इन दोनों से मिला के स्केलर क्वांटिटी लानी है। तो हमने कहा कि चलो लेट्स मेक एरिया अ वेक्टर, ठीक है। तो हम इस एरिया को भी वेक्टर बना रहे हैं और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान रखिएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो अब मैं और थोड़ा बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ। जैसे ये बोर्ड है, चलिए एग्जाम्पल मैं थोड़ा और, क्योंकि एरिया वेक्टर में कई बार कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है, तो एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर या इनवर्ड। अब बोलेंगे सर कौन सी पिक करेंगे? तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उस तरफ पिक कर सकते हैं। एक बार आप फ्री हैं किसी भी तरफ पिक करने के लिए। जैसे ये पेपर है तो इस पेपर के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। मान लीजिए पेपर रेक्टेंगल नहीं होकर सर्कल होता, बोलेंगे सर सर्कल होता तो क्या था? कोई बात नहीं, सर्कल का एरिया मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर आता, एरिया तो वही होता। आप कहते हैं सर ऐसा होता तो सर सिलेंडर हो जाता, तो सर फिर क्या करते? सिलेंडर होता तो कोई दिक्कत नहीं। हर पॉइंट पे इस पूरे सिलेंडर के लिए एक एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरे के लिए एक प्रॉपर्टी है ही नहीं। इस पॉइंट पे अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर इधर है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा तो इधर है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा इधर है, मतलब हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर अलग अलग है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी एरिया है, प्लेन है, उस सरफेस का प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी है मुझे बताएंगे? ये कौन है? एरिया वेक्टर। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक वेक्टर मिल गया, मुझे दूसरा वेक्टर मिल गया और मुझे स्केलर टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूं? डॉट प्रोडक्ट। तो ई डॉट ए या ये कॉस थीटा, और थीटा जानबूझ के हमने ऐसे ही लिया है कि हमारे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए, हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन कौन सी? ये वाली, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, अगर मैं थीटा को जीरो लूं तो कौन सा केस बनेगा बताइएगा? ये वाला या ये वाला? अब बोलेंगे सर थीटा 0 होगा तो ये वाला केस बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। नहीं, मुझे एंगल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना है। मैं फिर रिमाइंड करवा दूं, यहाँ जो थीटा है वो किस किस के बीच में है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, मतलब सरफेस के नॉर्मल से एंगल है ये। एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 है। तो यहां थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहां थीटा कितना है? तो देखिए ये सरफेस है और ये इसका एरिया वेक्टर है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। देखिए ये कॉमन गलती है, ठीक है। और बच्चों से ही गलतियां होती है, खैर तो कई बार आप लोगों से गलतियां होती है, लेकिन हमारा फर्ज है कि उन गलतियों को मिनिमाइज किया जाए या होने से पहले रोक दिया जाए। तो इसलिए मैं आपको वापस रिमाइंड करवा देता हूं, यहाँ फाई का हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ चुका है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल, ना कि सरफेस के साथ। आपको बहुत मन करेगा अरे सर कितना अच्छा सा है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल है, एंगल 0 दिख रहा है। नहीं, आपको कंट्रोल करना, आपको सीधे आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो यहाँ 90 है, मैं वैल्यू रखूँ तो फ्लक्स कितना आया 0, जो बट ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी कि इस केस में लाइंस इस सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रही, थ्रू नहीं जा रही, ऐसे जा रही है इसके पैरेलल। और यहां बात करूं तो फ्लक्स कितना आ रहा है मुझे बताएंगे EA, और cos 0 बोले तो 1। और अगर मैं एंगल, तो ये दो स्पेशल केस हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। इस केस में लाइंस बहुत ज़्यादा जा रही है, इस केस में 0 जा रही है, इस केस में ऑब्वियसली बात है इनके बीच में जा रही होगी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को और चीज़ों से भी समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैं इसको एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये बकेट है, ये बकेट है, इसका बॉटम मान लीजिए ये बकेट है। इस बकेट को मैंने बारिश में रख दिया। ठीक है, ये बकेट की ओपनिंग है, यहाँ से इसमें पानी भरेगा, यहाँ से पानी भरेगा, ये बंद है। ठीक है, ऊपर से बारिश आ रही है और सीधे आ रही है। ठीक है, हवाएं बंद है, सीधे ऐसे बारिश आ रही है। ठीक है, मुझे इस बकेट में पानी भरना है, मैंने इस बकेट को ऐसे रखा। ठीक है, तो अभी मुझे बताएंगे रेन की वेलोसिटी, जिधर से रेन आ रही है और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो ये एरिया वेक्टर इधर है और रेन भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल 0 है। अभी बारिश से पानी भरने की रेट सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप इस बकेट को ऐसे करते जाओगे आप देखेंगे इस बकेट में पानी भरने की रेट कम होती जाएगी। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। और इवन अगर आपने इसे 90 डिग्री कर दिया, अब बकेट की ओपनिंग यहाँ है। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें पानी भरने की रेट 0, बारिश यहाँ आ रही होगी, यहाँ से बारिश ऐसे निकल रही होगी पैरेलल। तो बारिश की बूंदें इस एरिया को किस रेट से क्रॉस कर रही है, वो बारिश का फ्लक्स है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस किस रेट से इसे क्रॉस कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो टर्म जो किसी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास कर रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस है जिसका एरिया A है, तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसके लिए हमने एक टर्म बनाई, वो थी कि फ्लक्स को हमने मैथमेटिकली लिख दिया phi इक्वल टू E डॉट A। phi इक्वल टू क्या, E डॉट A, E डॉट A, या मैं कह सकता हूं EA cos थीटा। ये तब है जब हर जगह E यूनिफॉर्म हो, जब हर जगह E यूनिफॉर्म हो प्लस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हर जगह सेम हो। मतलब अगर यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह E यूनिफॉर्म हो प्लस E और A के बीच का एंगल सेम हो, ये तब होगा। लेकिन हमें पता है कि हमें शांति से तो जीने दिया नहीं जाएगा। क्वेश्चंस कई बार ऐसे आएंगे IIT में या हमारे जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें E वेरी भी करेगा या E और A के बीच का एंगल वेरी करेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों पे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसे इंटीग्रेट करके बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी भी हम यही कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कभी कोई एलिमेंट लेना पड़ा, जो कि कई बार लेना पड़ेगा भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है ये तब तक वैलिड है ये cos थीटा जब E यूनिफॉर्म हो एंड E और A के बीच में हर पॉइंट पर एंगल सेम हो। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनकी हमसे दुश्मनी है, तो वो तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जिसमें कुछ न कुछ शरारत हो, या फिर तो E वेरी करे या E और A के बीच का एंगल वेरी करे। तो हम क्या करेंगे, छोटे से टुकड़े पर पहले कैलकुलेट करेंगे और वही एज यूजुअल जो हमेशा करते हैं, चीज़ें जब बदलती है तो हम छोटे टुकड़े पे जाते हैं, फिर उसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्ट को और इंटीग्रेट करते हैं। तो वही मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लेता हूँ इसका एरिया A है और एरिया वेक्टर हमारी पहले ही बात हो चुकी है, एरिया वेक्टर जो होगा वो जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये एरिया वेक्टर आ गया और ये मैं यही लिख देता हूँ DA वेक्टर। मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, ये रहा, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट से इस एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो छोटा सा एलिमेंट d फाई इजिकल टू क्या होगा, E डॉट DA। देखिए एलिमेंट अप्रोच में यही तो फायदा होता है कि अगर E वेरिएबल भी है तो मैं अगर छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो वहां मैं E को यूनिफॉर्म मान सकता हूं, जो कैलकुलस मुझे अलाउ करती है ना। E डॉट DA, या ये हो गया E DA
कॉस थीटा, ठीक है, ये रहा। तो कब कौन सा वेपन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, कब कौन सा वेपन यूज करेंगे। और इस बार आप फाई आप सीधे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई, और इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ऐसा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं नहीं लिख पाया था जब मैं वेरियस ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा था। वहां मैंने आपको पहले एग्जांपल में मना कर दिया था कि ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी मैं हमेशा लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख पाऊंगा क्योंकि रीजन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां स्केलर टर्म है फ्लक्स, तो अलजेब्रिक सम ही होगा हमेशा, बिंदास। तो इसलिए मैं बिंदास लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमारे पास फ्लक्स की एक बेसिक अप्रोच हो गई है। अब कुछ बातें हैं। पहली जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है एरिया वेक्टर, जिसमें मैंने अभी थोड़ी सी बात की थी। मैं थोड़ी बात और प्रोसीड कर देता हूं। मैंने कहा एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एंड किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर यूनिक हो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। हाँ, अगर एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये रहा। आप बोलेंगे सर इधर क्यों नहीं हो सकता, इट्स योर विश, आप इधर भी माने, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप इधर भी माने इधर भी माने। इन जनरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो हम इधर मानते हैं ओपन सरफेस के लिए, लेकिन होगा नॉर्मली कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एलिप्स आ गया, सर्कल आ गया, कुछ भी है 2D ऑब्जेक्ट, ये फ्लैट ऑब्जेक्ट्स हैं, एरिया वेक्टर इधर है, आप इस तरफ भी मान सकते हैं। मैं फिर वही बोलूंगा, मैं एक तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, भले चलिए ये भी। लेकिन मान लीजिए वही चीज़ मैंने अभी जो बनाई थी थोड़ी देर पहले, सिलेंडर या क्यूब, जैसे मान लीजिए मैं क्यूबॉइड ले लेता हूँ, लेट से क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। मैंने कहा था अभी से जस्ट पहले कहा था ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं आया या किसी 3D सरफेस के लिए मैं आया, तो जरूरी नहीं है कि यू कैन डिफाइन पूरे ऑब्जेक्ट या सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर डिफाइन कर पाओ, नहीं, ये नॉर्मल जैसा है। ये क्यूबॉइड है, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के लिए यहां 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 होगा, ठीक है। तो इस तरह तो हर लोकल जगह पे आप देखेंगे सरफेस का नेचर चेंज हो रहा है, उसके नॉर्मल का नेचर चेंज हो रहा है, तो एरिया वेक्टर भी चेंज होगा। तो मैं इस पूरे क्यूबॉइड के लिए अगर कोई बोलता है कि इस पूरे क्यूबॉइड के लिए एरिया वेक्टर बताओ, तो वो इंसान पागल है, ठीक है, क्लियर, मीनिंगलेस है, कंप्लीट। इस पूरे क्यूबॉइड के लिए एरिया वेक्टर नहीं डिफाइन हो सकता, इसके हर सरफेस के लिए अलग अलग होगा। और दूसरा, अगर मैं सिलेंडर के लिए बात करूं तो सिलेंडर के लिए भी ऐसा ही है। सिलेंडर में तो आप देखेंगे इवन हर जगह अलग अलग होगा। ये सिलेंडर है, तो अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर डिफाइन करूँ तो यहाँ छोटा सा एलिमेंट लूंगा, ये छोटा सा, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। यहाँ अगर मैं एलिमेंट लूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग हुआ। स्पेयर होगा, तो स्पेयर में भी हर जगह अलग नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जहां भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? हाँ, क्लोज सरफेस के लिए एक कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन के क्या बेनिफिट्स है उस पर बात करेंगे, फायदा आएगा, ठीक है। किसी बड़े आदमी ने कुछ कन्वेंशन बनाया होगा तो फायदा, प्रॉफिट का काम प्रॉफिट सोच के ही किया होगा, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए कन्वेंशन है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। फॉर क्लोज सरफेस, अच्छा क्लोज सरफेस का मतलब जो सरफेस हर तरफ से क्लोज्ड हो, अब बोलेंगे अच्छा सर सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, नॉट सरफेस। क्लोज्ड कर्व है, वो पूरा कर्व क्लोज्ड है, सरफेस क्लोज नहीं है। ये तो ओपन सरफेस एक सर्कल है, ठीक है। रेक्टेंगल अगेन ओपन सरफेस है, ठीक। एलिप्स, ये सब 2D है, सीधे सब कुछ ओपन है। इवन अगर मैं इस पेपर से ये इतना सिलेंडर भी बनाऊं तो ये भी ओपन सरफेस। आप बोलेंगे सर ओपन कहाँ है, देखिए ये क्लोज हो गई ना, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। मैंने कहा भैया मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैंने एक केज बनाया, मुझे इसमें चूहा रखना है, चूहा या छोटा सा इंसेक्ट डाल दिया, या जिससे आप डरते हैं कॉकरोच मान लीजिए रख दिया। अब मैंने कहा भैया वो कॉकरोच बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने कहा सर नहीं आएगा, ये क्लोज सरफेस है। भैया यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। आपने कहा सर यहाँ से ढक्कन लगा दिया, यहाँ से निकल जाएगा भैया। बेटर तो क्या होगा मुझे बताएंगे, यहाँ से भी कवर करोगे, यहाँ से भी कवर करोगे, नाउ इट्स क्लोज सरफेस। या एक पूरा के पूरा स्पेयर क्लोज है, या ये सिलेंडर दोनों ढक्कन के साथ सिलेंडर क्लोज है। स्पेयर में भी अगर आपने हेमिस्फेयर बनाया क्लोज नहीं है, आपको हेमिस्फेयर पे भी ढक्कन लगाना पड़ेगा। मतलब क्लोज सरफेस मतलब जो हर तरफ से बंद हो, उसे हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। उसके लिए एक कन्वेंशन है, क्या?
ओपन सरफेस के लिए आप एरिया वेक्टर अपनी कन्वीनियंस से आगे या पीछे, इस तरफ दो ऑप्शंस अवेलेबल है नॉर्मल के, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। इन जनरली जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर मान लेते हैं, ये हमारी कन्वीनियंस पे। लेकिन क्लोज सरफेस, तो मैं एक पॉइंट लिखूंगा फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड। अब बोलेंगे सर ये, अब हम दो ऑप्शन में से एक को एलिमिनेट कर रहे हैं। लाइक चलिए अगर मैं क्यूबॉइड लेता हूं, अब मैं क्यूबॉइड बनाता हूं, और ये फोटो आपको अपने नोट्स में बनानी है ताकि आपको याद रहे मैंने क्या बात कही थी। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, तो अगर ये वाला फेस है, ये क्यूबॉइड है, ये वाला फेस है, तो इस फेस के लिए मेरे पास एरिया वेक्टर के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? आगे और एक पीछे, मतलब एक इधर आउटवर्ड एक इनवर्ड। लेकिन हम सिर्फ इसे ही ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला फेस ये है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये रहा। ये वाला फेस, ये टॉप ये वाला, तो इसके लिए ऊपर। मतलब हम इसे अपना स्टैंडर्ड कन्वेंशन बना रहे हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, मिलजुल के स्टैंडर्ड कर दिया, फिक्स कर दिया कि भैया यही होगा अब, है ना। ठीक है, इस नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, ऐसे इसके लिए आउटवर्ड, इसके लिए आउटवर्ड। तो मतलब ये एक हमने कन्वेंशन बना लिया। जैसे मान लीजिए ये है स्पेयर है, तो स्पेयर के लिए हमने बोल दिया कि यहाँ पर अगर एलिमेंट लेना है तो ये आउटवर्ड, यहाँ एलिमेंट लेना है तो ये आउटवर्ड, यहाँ एलिमेंट लेना है आउटवर्ड। मतलब अगर क्लोज सरफेस है, ओपन के लिए इट डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंसी, लेकिन क्लोज के लिए हम हमेशा आउटवर्ड लेंगे। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आगे काम भी आएगा फॉर क्लोज सरफेस। तो अब हमने फ्लक्स का बेसिक आइडिया ले लिया है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें और अच्छे से कवर करता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं फ्लक्स के, ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं।